नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं विधि सम्मत। आज हमारे साथ तीन बहुत महत्वपूर्ण मेहमान जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों से। हमारे साथ भारत से जुड़ रहे हैं रोहित शर्मा जी, मूर्धन्य पत्रकार हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ ऑलवेज ब्रेक्स एट इंडिया मैटर्स विद न्यूज़ विद रोहित शर्मा इनका चैनल है, उनको सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए, उसकी एनालिसिस के लिए इनको देखते रहें। दूसरी तरफ हमारे साथ हैं, एक समय इंडिया में सुपरस्टार सेलिब्रिटी के स्टेटस रखते हैं, लोग उनको सुनते हैं, बड़े बड़े चैनलों पे बुलाया जाता है इनको इंडिया में। मुजफ्फर चौधरी साहब, इनका खुद का चैनल है परफेक्ट रिएक्शन। आदमी भी परफेक्ट है, चैनल भी परफेक्ट है। मुजफ्फर भाई, वेलकम टू द शो, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका खैर मकदम है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ और भी जुड़ी हुई हैं रिभा जी, जो हिम्मत कर रही हैं, धीरे धीरे वापस से अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, इनका सपोर्ट कीजिए। काफ़ी अच्छी पत्रकार हैं, अपने बहुत ही जटिल और कठिन प्रश्नों के लिए जानी जाती हैं, जो इनके आप चैनल्स पे देख सकते हैं। प्रोग्राम्स इनको सपोर्ट कीजिए, इनके प्रोग्राम्स को जरूर देखिए। रिभा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप व्हाट्सएप पे चैट कर लीजिए, फिर हम लोग को हेलो बोल दीजिएगा। सर ये बात नहीं है, चैट नहीं करी, मैं देख रही हूँ लाइव प्रोग्राम जा रहा था, लाइव तो नहीं शो हो रहा, तो ये रिकॉर्डिंग है यार। सर आपका शुक्रिया कि मुझे बुलाया। जी बस तो इंशाल्लाह होगा। हाँ जी, तो चैट ही कर रही थी, ये ज्ञान दे रही हैं, ये हाँ। सारा दिन चैट करती रहती हैं। नहीं सर, प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मैं देख रही थी मोबाइल का, यूट्यूब के लाइव आया कि नहीं आया। रिवा जी, पहला तो ये क्वेश्चन है, ये आज मैं 2-3 साल हो गए आपको इस आपके चैनल पे देखता हूँ और जगह भी देखता हूँ, ये दरवाजे का जो 1/4 हिस्सा दिखता है, ये कौन सा खुला सिस्टम है, ये कहाँ खुलता है? ये मेरे दिमाग में तो यही है कि दरवाजा किस उसमें खुल रहा है। आज सुने सर, इसके पीछे भी एक साइंस है, अगर आप समझने की कोशिश करें। चलिए आप खोल के दिखा दें। दरवाजा दिखने के बाद लोगों को लगेगा कि वो जो उनके दिल में जो जाले लग चुके हैं, अपने दिल के भी दरवाजे खोलें, ताकि कंट्रीज टू कंट्रीज जो रिलेशन है और पर्सन टू पर्सन रिलेशन है, वो उन पर दरवाजे जो ताले लगे हुए ना दरवाजों पे, वो खुल सके, वो सही हो सके। अब इंसान समझे, इसके पीछे लॉजिक तो समझ आ जाएगी, अगर नहीं समझना चाहते तो सिर्फ उनको दरवाजा ही लगे। दरवाजा खुले ना खुले, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ये आंसर सुन के एक्सपेक्टेशन ही नहीं की थी, जो आपने जोड़ा है, ये एनालिसिस की है भाई, मजा आ गया भाई, आनंद ही आनंद है। धन्यवाद इतनी सुपर डुपर के भी ऊपर की एनालिसिस करने के लिए। मुजफ्फर भाई, आपसे शुरू करते हैं प्रोग्राम को सीरियस फ्लो पे, फिर रिभा जी का ओपिनियन लेंगे और अंत में हमारे सबसे व्यस्त पत्रकार रोहित शर्मा जी का लेंगे। सबसे पहले मुजफ्फर भाई, आज एडीबी ने, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, पाकिस्तान ने उनसे कहा था कि हमें आप पैसे दें क्योंकि हम स्कूलों में पैसे खर्च करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया भी था कि हम क्यों ये पैसे खर्च करना चाहते हैं, मतलब ये क्यों हमें ये पैसे चाहिए। तो उसके जवाब में एडीबी ने पाकिस्तान से कहा कि आपको इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो अपनाना पड़ेगा। देखिए ये न्यूज़ है, एडीबी आस्क्ड पाकिस्तान टू अडॉप्ट इंडियन स्कीम ULLAS टू फिक्स इट्स एजुकेशन सिस्टम। हम लोगों ने इस पर प्रोग्राम किया था, लेकिन मैं पाकिस्तान का इस पर ओपिनियन लेना चाहता था। तो ये पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू इम्प्रूव इट्स एजुकेशन सिस्टम एंड इम्पार्ट एजुकेशन टू ऑल आउट ऑफ चिल्ड्रन, दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़ रिपोर्टेड। तो जी आप गए एडीबी के पास पैसा मांगने, एडीबी ने कहा जी मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल आप पैसा लें हमसे, मगर कंडीशन ये है कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करें, जो मोदी जी लेके आए हैं पिछले साल। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो हम आते हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितने बच्चे हैं कि जो स्कूल नहीं जा पा रहे। जो 2021 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है 2,20,00,000 के करीब बच्चे ऐसे हैं कि जो स्कूल नहीं जा पा रहे, और उनकी तादाद में अब ये देखें 3 साल और 4 साल हो चुके हैं, तो ये तादाद बढ़ के तो 3 से 4 करोड़ हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, जो बच्चे जिनकी उम्र हो चुकी है स्कूलिंग की, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे। उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये है कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो है, और जो प्रॉब्लम के अंदर हैं भी वो फिर क्या करते हैं कि मैं अगर आपको बोलेंगे तो कल मैं एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कि चाइल्ड लेबर किस कदर पाकिस्तान में है।
कि जो एक माँ बाप अपने घर का काम दोनों करके भी, जॉब करके या कुछ भी करके, वो जब नहीं वो पूरा कर सकते तो फिर अपने बच्चे को भी बोलते हैं कि भाई तू भी जा किसी वर्कशॉप में जाके काम कर या किसी भी जगह पर। वो तो चाइल्ड लेबर जो पाकिस्तान में उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद है बच्चों की, जो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। और दूसरी, अगर ये मसला ना भी हो तो आप अगर एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाने जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो उसका यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा, उसके बाद में उसके शूज़ लेने पड़ेंगे, किताबें। आपको कहा तो जाता है कि जी आपको किताबें फ्री दी जाएंगी, लेकिन जब आप किताबों के लिए उनसे रब्ता करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जी किताबें हमारे पास नहीं है, अभी प्रिंट हो रही हैं, या जी अभी पहुंची नहीं हमारे पास। तो आप ये ऐसे करें कि जी आप मार्केट से फलां दुकान से आपको जाके ये मिल जाएंगी। ये भी साथ बताते हैं कि जी आप फलां बाज़ार के अंदर फलां दुकान है, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको किताबें मिल जाएंगी। तो वही किताबें जो स्कूलों के अंदर फ्री मिलनी होती हैं वही दुकानें के ऊपर जाकर वो बिकती हैं। और एक बंदा जो पहले ही अपने अखराजात की वजह से परेशान है और वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा और सारी चीज़ें, तो वो जब उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है कि जी वो अब किताबें लेके आए और वहाँ से वो बैग लेके आए, शूज़ लेके आए, उसका यूनिफॉर्म लेके आए, तो ये एक आम पाकिस्तानी ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा। इस वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो स्कूल नहीं जा पा रहे। और आगे मैं आपको बताऊं कि जब ऐसे कर कर करा के मैट्रिक तक बच्चा पहुंच जाता है या इंटरमीडिएट क्रॉस कर लेता है, जब आप ये देखिए कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर जो सेमेस्टर की फ़ीस है, अभी रिबाहा भी मेरे ख्याल में एक यूनिवर्सिटी जा रही है, आप इनसे पूछें कि सेमेस्टर की इतनी ज़्यादा फ़ीस है, 40-40 50-50 हज़ार रुपया आपको एक सेमेस्टर की फ़ीस देनी पड़ती है। तो जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो कहीं ना कहीं जाकर वो अटक जाती है, फंस जाती है कि वो या तो स्टार्ट में बिल्कुल ही वो बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाते। अगर वो किसी ना किसी तरीके से उसको खींच 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 के ले भी जाते हैं, आगे ले भी जाते हैं, तो हायर जब एजुकेशन पे बारी आती है तो वहाँ पर जिस कदर जो है वहाँ पर फीसेस इतनी ज़्यादा है कि उनकी बस हो जाती है। तो ये अब आपको मैं ये बताऊं कि जो कुछ आगे की सूरत हाल के पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो इस वक्त जो है 50 से 60 के दरमियान है, और ये शहरों के अंदर है, जो जैसे पंजाब के अंदर ज़्यादा है, अगर आप देहातों की तरफ जाएंगे तो वो और कम हो जाता है। और बल्कि जो रूरल एरियाज़ हैं जैसे फाटा का इलाका या ट्राइबल एरिया पाकिस्तान का, वहाँ पर ये रेट कम होके 10 से 20 के दरमियान में रह जाता है, यानी कि वहाँ पर इतने लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं वहाँ पे। तो ये और उसकी मेन वजह ये है कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर जो वडेरे हैं, जो बड़े लोग हैं, वो स्कूल खुले नहीं थे। अगर स्कूल खुल भी जाता है तो वहाँ पर स्टाफ नहीं आता, वहाँ पर उनकी जो भैंसें बंधी होती हैं या उनका वो डेरा बना होता है या वहाँ पर कोई और एक्टिविटी हो रही होती है। और ये गो स्कूल है, बहुत हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के हर प्रोविंस के अंदर है, ये नहीं कि सिर्फ चंद सूबों में, जितने पाकिस्तान के सूबे हैं वहाँ पर ये गो स्कूल पाए जाते हैं। और वो जो वडेरे हैं वो ये नहीं चाहते कि उस इलाके के लोग जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें या उस इलाके के बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के वो आला ओहदों पे चले जाएं, या वो चाहते हैं कि उस इलाके के लोग उनके ही दर पे आते रहें, उनके हवेली के अंदर ही काम करते रहें, उनकी ज़मीनों के ऊपर ही काम करते रहें और अपनी मर्ज़ी की वो सैलरी देते हैं। आज भी उन इलाकों के अंदर अगर आप जाकर देखें तो उनकी जो तनख्वाहें होती हैं उनको सिर्फ ये है कि साल का वो गंदम दे देते हैं और उसके साथ में तकरीबन 5 से 10 हज़ार उनकी सैलरी होती। आज के इस दौर में जहाँ पर जब रेट और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 5 से 10 हज़ार उनकी सैलरी होती है और पूरी की पूरी फैमिलियाँ जो है वो उनके काम करती, खेतों में काम करती। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं पाकिस्तान के अंदर। हम ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट करने से हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाएगा। हमें वो एक माहौल भी बनाना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, हमें एक इन्वायरमेंट भी वैसा लाना पड़ेगा कि जैसे वहाँ की हुकूमत मोदी जी या बाकी जो प्रोविंसेस के अंदर, जो स्टेट्स के अंदर जिस तरीके से एजुकेशन के ऊपर काम किया जा रहा है वो भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग भी तालीम या एजुकेशन की जो अफादियत है, उसकी जो अहमियत है, उसको नहीं समझ पा रहे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अगर पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह से
एजुकेशन हो जाए। मैं आपको बताऊं, मैं ननकाना साहब मेरी मुलाकात हुई थी, इंडिया से बहुत सारे जब वो यात्री वहाँ पर आए थे, हमारी बहनें भाई, तो जब उनके साथ बैठते थे, बातें होती थी, गपशप होती थी, वो एक ही डॉक्टर साहब एक ही बात करते थे कि अपने बच्चों को पढ़ा लें, अपने बच्चों को पढ़ा लें, अपने बच्चों को, और कोई बात ही नहीं करते। कहते कि जब आप लोग इस तालीम की अहमियत को समझना शुरू हो गए, उस दिन आपका मुल्क तरक्की करना शुरू कर देगा। तो ये एक अच्छी एक बात की है एडीबीपी ने, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो पाकिस्तानी लेकिन इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से आपको पता है कि कोई ऐसी चीज़ को हम नहीं ले सकते कि जिसके ऊपर भारत का नाम हो, इंडिया का नाम हो, इंडिया की छाप हो। तो ये हमारे लिए, जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जो सो कॉल जो लीडर है, उनके लिए ये समझे कि बायस शर्मिंदगी वो अपने आप को महसूस करते हैं कि जी हम कोई इस तरह की चीज़ भारत से लें या सीखें कि जिससे हमारा मुल्क जाता है भाड़ में जाए, मुल्क जहाँ पर जाता जाए, लेकिन ये कोई भी इस तरह की चीज़ भारत से नहीं लेंगे कि जिससे कल को ये इनको कहा जाएगा देखा जी आपने भारत से ये काम किया था तो उसकी वजह से आपका मुल्क तरक्की कर गया। तो ये तरक्की नहीं चाहते पाकिस्तान के अंदर, ना ये तरक्की चाहते हैं, ना ही कोई फ़ायदा चाहते हैं। ये बस यही चाहते हैं कि हम जो फन्ने खां या तुरम खां बने हैं वो बने रहें, अवाम जहाँ पर जाती जाए, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता किसी को, इनको उससे कोई गर्ज नहीं। बहरहाल अच्छी बात है जी, मैं तो इसको वेलकम कहता हूँ कि हमें भारत से बहुत कुछ सीखने, सिर्फ तालीम के शोबे में नहीं, बहुत सारे शोबे ऐसे हैं कि जहाँ पर हमें भारत से सीखने की ज़रूरत है और उससे मदद लेने की ज़रूरत है। रोहित दादा आप क्या कहेंगे? विवाह जी से अंत में आऊंगा। रोहित दादा आप क्या कहेंगे, एक इंडियन एक पाकिस्तानी फिर ऐसे? देखिए, एक चीज बात ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो पहले पिछले 3 साल से या 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे कितनी वीडियोस बनाए गए यूट्यूब पर ही, बहुत सारे ने, रिबाहा ने खुद बनाया उस पर कि हमारे यहाँ क्या स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स जाके सीईओ बन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये मुजफ्फर चौधरी ने भी बनाया, उस पर सबने बनाया, सारे पाकिस्तानी ने। तो ये कोई नई चीज़ है ये मैं नहीं मान सकता। ये इन लोगों के वीडियोस देखते ही होंगे पाकिस्तानी, तभी तो इनके क्या बोलते हैं, इन दोनों की वीडियोस देख करके दूसरों ने वीडियोस बनाए हैं, 4 और ने वीडियो बनाए, 5 ने इंडियन टीवी चैनल्स पे इनके वीडियोस दिखाए गए। पाकिस्तानी चैनल, पाकिस्तानी कमेंट मुझे उम्मीद है कि देखते ही होंगे, नहीं देखते तो कुछ नहीं होता, ना देखते भाई, मुझे नहीं फर्क पड़ता। पर एडीबी ने जो बोला वो उस पे आते हैं। एडीबी ने ये बोला कि ये पूरी कहानी जो है ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आप देखिए कैसे वो कर रहे हैं और तो उससे मोटिवेट कीजिए, तो ये उससे आप सीखिए। पाकिस्तान को बुरा तो जरूर लगा होगा यार कि हमें मोदी को फॉलो करने के लिए बोल दिया, मोदी अब हमें सिखाएगा कि क्या करना है। वो तो 2002 का कातिल है, मुसलमानों का कातिल है, कैसे कर लें। अच्छा एक चीज़ और, ना जापान का बोला, ना चाइना का बोला, ना थाईलैंड का बोला, इंडिया से तो बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी बैठी थी ना वहाँ पे, ना सऊदी अरेबिया का बोला, इंडिया का ही बोला। तो कुछ ना कुछ तो है। या चाय एंजॉय कीजिए, ये चाय है ना पक्का, कुछ और तो नहीं है। तो पाकिस्तान में है वो भाई, या नहीं, पाकिस्तान में मिलती है, ऐसा थोड़ी है। आप एक बार, पाकिस्तान में क्या नहीं मिलता है, पाकिस्तान में हर काम होता है लेकिन छुप के होता है, छुप के होता है। आप चाहिए, मुझे लगा पाकिस्तान में रेशनैलिटी नहीं मिलती है, वो भी छुप के मिलती है। तो अब बात करिए, अब बात ये हुई कि आई एग्री, अगर इंडिया की नहीं, सच में रेशनैलिटी छुप के मिलती है। अंदर घरों में, ड्राइंग रूम में कितना बुलवाइए, हर आदमी यही बोलेगा कि ये गलत हो रहा है। अभी हाल में क्वेटा में क्या हुआ, क्वेटा में एक आदमी के ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया। लॉ तो बहुत दूर की चीज, लगना तो कानून तो सिर्फ किताबों में छप जाता है, पाकिस्तान में भी आलम हो चुके हैं। उसके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया, लोगों ने सोचा कि इसकी लिंचिंग ना हो जाए, इसे पकड़ के पुलिस स्टेशन दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस वाले ने उसको गोली मार दी। बहुत बढ़िया है ये कानून, बहुत अच्छा है। अगर लोगों से बच जाए तो पुलिस वाला मार दे। अब पुलिस वालों से भी लोग डरेंगे, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोर्ट किस लिए रखी हुई है, बंद करो ना, डिसबैंड द ब्लडी कोर्ट्स। और वो पुलिस वाला इस वक्त हीरो है, पुलिस वाला इस वक्त पूरे पाकिस्तान का हीरो बना हुआ है, राइट। ये भी होना चाहिए ना
ये भी होना चाहिए ना। ये कि भैया क्या हालत है, आप ऐसे ही किसी को गोली मार देते हो, अभी तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? यही चीज है, भारतीय तालीम यही बोलती है। आपको नहीं मिलेगी लिंचिंग यहाँ पे, एक दो हुई होंगी, कभी हुई होंगी, नहीं मिलेगी यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे जो हुआ है पुलिस बीच में घुसती है। क्यों बुलडोजर चल रहे हैं यहाँ पे? क्यों? इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लोग अपने हाथ में नहीं लेते, लोग, कानून ऐसा नहीं चलता, कानून बहुत सही चल रहा है। और यही उन्होंने समझाया कि लॉ, यही उन्होंने समझाया कि हर चीज को ठीक से चलाओ, यही उन्होंने समझाया कि आपके सिस्टम्स काम करें, यही उन्होंने समझाया। एडीबी ने भी यही समझाया। इतनी बुरी हालत है कि आप किसके पास जाओगे? अच्छा, दो इंसिडेंट्स हमने देखे, दो इंसिडेंट्स देखे जहां पे लिंचिंग हो गई है, जहां पे पुलिस वालों ने ही काम कर दिया। एक इनके गवर्नर को मार दिया था, एक उसको अब ये पुलिस वाले ने मार दिया। तो अब कौन सा ऐसा वीआईपी है जिसके पास अमेरिकन सिक्योरिटी है, फ्रेंच सिक्योरिटी है? सबके पास तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी है। कौन बोल पाएगा इस लॉ के खिलाफ? कौन बोल पाएगा कि ब्लास्फेमी के ऊपर लिंचिंग हो रही है, गलत है, उसको गोली मार देगा? ये तो अच्छा है ये कोयटा में बैठा था, ये किसी वीआईपी सिक्योरिटी में नहीं था, वरना उस वीआईपी को गोली मार देता ये। ऐसा तो कानून कुछ नहीं रह गया है। पाकिस्तान इज अ लॉलेस कंट्री ना, दिस इज द सिचुएशन। लॉलेस कंट्री, लॉलेसनेस इसे ही बोलते हैं कि आप किसी को भी मार देते हैं, कानून के पास कोई जाता नहीं है। यही बात तो वो एडीपी बोल रहा है कि आपके कंट्री में गुंडागर्दी इतनी हो गई है, लॉलेसनेस हो गई है, सब कुछ गड़बड़ है, इसे ठीक करो। पहले एजुकेशन सिस्टम लाओ, कानून की बालादस्ती। इंडिया में सबसे पहले ये सिखाया जाता है बच्चे को। मैं हैरान था, मेरा भतीजा उस समय फर्स्ट में रहा होगा, सेकंड में रहा होगा, मैंने उसे डराने के लिए बोल दिया कि ये देख सामने से पुलिस आई। मुझसे बोला कि नहीं ये पुलिस नहीं है। मैं कहा कैसे पता तुझे? तो बोला कि वो पुलिस की गाड़ी के ऊपर वो लगी होती है, वो लाइट, बीकन लाइट लगी होती है। मैंने कहा भाई साहब ये किसने बताया आपको? बोला हमारी मैडम ने बताया, जब भी हो तो पुलिस को फोन करना चाहिए, और पुलिस की वो बीकन लाइट वाली गाड़ी आती है वो लेके जाती है। सेकंड में बता दिया था उसको। यहाँ ग्रेजुएशन के बाद नहीं पता, ग्रेजुएशन के बाद भी यही होता है कि जिंदा जला दो इसको भी यहीं पे। दिस इज सीरियस, दिस इज सीरियस। अच्छा, मैं एक यहाँ पर एक थोड़ा सा बता दूं कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर या भारत के अंदर, पता नहीं, मुझे इतना आइडिया ही नहीं। मेरे अजीज़ हैं वो न्यूजीलैंड के अंदर वो रहते हैं, तो वो बता रहे हैं कि मेरी बच्ची जो है ना वो स्कूल जा रही काफ़ी सालों से, यानी कि 2-3 साल हो गए। तो मैंने जो है वो पूछा, एक दिन मैंने, वो ना करे, वो आके घर में पढ़ती थी, ना उसके पास कोई बैग था ना कोई बुक थी। तो मैं परेशान हो गया कि ये कौन सी तालीम दी जा रही है बच्चों को, ये क्या बताया जा रहा है कि वो। तो मैं कह रहे कि वो मैं स्कूल चला गया, मैंने जाके पूछा कि वो ये बच्ची को आप पढ़ने के लिए कुछ क्यों नहीं दे रहे जी? आपने ना बैग दिया, ना कोई बुक्स हैं, ना कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। वो कह रहे, मेरी तरफ उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि जी हम इतने साल तक, 10 या 12 साल तक जो बच्चे हैं ना, उनको पढ़ने के लिए कुछ नहीं देते। हम उनको इंसान बनाते हैं, हम उनको बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर आपने रहना कैसे है, आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां हैं, आपने दूसरों से बात कैसे करनी है, आपने एक अच्छे शहरी कैसे बनना है, आपने रोड कैसे क्रॉस करनी है, आपने अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी हेल्प कैसे करनी है। तो ये देखें कि कितनी अच्छी तरबियत वो बच्चों की करते हैं। हम कहते हैं ना तलीम और तरबियत, कि वो हम तो पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, हमारे स्कूलों के अंदर पढ़ाते रहते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हम नहीं बना पाते। आप देखें कि पाकिस्तानी अब जिधर भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनका बिहेवियर क्या है दूसरों के साथ, या वो उस मुल्क के अंदर जाकर वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तालीम के साथ साथ ये तरबियत की भी ज़रूरत है कि हमारे स्कूलों के अंदर एजुकेशन के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बतानी चाहिए कि आपने इस मुल्क का एक अच्छा शहरी कैसे बनना है। अब भारत का एजुकेशन के अंदर भी मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें बताते होंगे बच्चों को कि आपने इस मुल्क का जो अच्छा शहरी कैसे आप बन सकते हैं, आप कानून की पासदारी आपने कैसे करनी है, आपने दूसरों की मदद कैसे करनी है। लेकिन हमारे इस चीज़ का भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सुकतान है। हमारे स्कूलों में एक क्लास 10 तक रहता है, मेरे समय तो था, मॉरल साइंस कहते हैं उसको। तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि कैसे बात करनी है, रोड कैसे क्रॉस करना है, बड़ों को कैसे करना है। आज की डेट में क्या है दादा, आपके समय था ये मॉरल साइंस? बिल्कुल था,
और लेकिन आजकल के बच्चे शायद उससे कुछ थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, और प्रॉब्लम है इसके पाकिस्तान में ये बचपन से ही नहीं पढ़ाया जा रहा। That's the problem. नहीं, पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है उसको, इसी मॉरल साइंस को वो इस्लामियात कहते हैं, क्योंकि उसी के दायरे में बच्चा बनाना चाहते हैं, तो पढ़ाते वो भी है, नाम उसका दूसरा है। तो अब हम आते हैं, रिबाज ये किधर देख रही हैं आप? रिबाहा जी कुछ अपने किसी रिबाहा परेशान हो गई है। सर नहीं, मैं परेशान नहीं हुई, मैं पॉडकास्ट में ही हूँ, लेकिन बात ये है कि मुझसे कोई सवाल ही नहीं कर रहा। मैं तो ऐसे जैसे ऑडियंस बन के बैठी हूँ। नहीं, अब हम लोग जब देखिए, जब सबसे इम्पोर्टेंट इंसान होता है वो लास्ट में बोलता है, ताकि लोग उसकी बात सुने। पहले सारे झंडू बम और छोटे छोटे चुटपुटिया बम बजा दिए जाते हैं, बड़ा वाला बम बाद में रखा जाता है। हमारे यहाँ तो ये अब रिबाहा ने पता क्या कहना है, वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एजुकेशन है इंडिया की, पाकिस्तान को भी वैसी होनी चाहिए, हमें आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। बस और ये मैं जा सारी रही हूँ, आप लोगों ने मुझे बुलाया क्यों है? सबने बुलाया, जा रही हूँ भाई। नहीं भाई, आपकी हम ये राय असल में नहीं, मैं माजरत के साथ, रिबाहा हमसे बहुत ज्यादा, मैं देखे मेरी सीनियर है और मैंने रिबाहा से बहुत कुछ सीखा है। मैंने जब चैनल स्टार्ट किया, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने जब चैनल स्टार्ट किया, मैं इनकी वीडियो देखकर उस पर रिएक्शन दिया करता था, और मेरी कभी ख्वाहिश होती थी कि काश कभी मेरी इनसे बात हो पाए, कभी मैं इनसे कोई बात कर लूं। आप देखें मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ ये बैठी हुई हैं, तो मैं ये जस्ट जोक है, ये हम सबकी खुशनसीबी है कि रिबाहा जी हमारे साथ बैठी हैं और बड़ी सम्मानित है हमारे लिए, बड़ी अच्छी पत्रकार है और दिल की अच्छी हैं। धीरे धीरे, अभी तो बहुत छोटी है, सब सीखना है इनको, और वैसे भी बहुत अच्छा काम करिए। तो रिबाहा जी, आप कैसे देखती हैं, एडीबी के पास आप गए पैसा लेने, एडीबी ने कहा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आप अडॉप्ट कीजिए, कैसे देखते हैं इसको? सर, अगर मुझे कोई पॉलिसी बनाने के लिए कहे तो मैं भी कहूँ कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसे अडॉप्ट कर लिया जाए, क्योंकि बात यह है कि हमें हर लिटरेचर को पढ़ने की ज़रूरत है इस टाइम, ताकि हमारे जो बंद दरवाजे हैं दिमागों के वो खुल सकें और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सके। और दूसरे नंबर पर देखें सर, हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्लान्स तो बनाते हैं, लेकिन उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। गरीब के लिए हम एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट देखते हैं, अमीर के लिए डिफरेंट देखते हैं। तो हमें डिस्क्रिमिनेशन को साइड पे करते हुए एजुकेशन निज़ाम को बेहतर करने के लिए उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए, जिसके लिए हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। सर, आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैंने अपने एक बड़े अच्छे दोस्त है, मैंने उसका भी इंटरव्यू किया इसी पर, मेरे बीएस में मेरे साथ पढ़ते थे, तो बड़ा अच्छा, वो टीचर भी हैं और अब जर्नलिस्ट हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि हम जब एजुकेशन निज़ाम को देखते हैं ना, तो बहुत चीज़ें मुख्तलिफ हैं बाहर से मदरसा एजुकेशन को ले लें, बाकी दूसरी एजुकेशन को ले लें, तो हमारी ट्रेनिंग और जिस चीज़ पे हमने मतलब कम्पीट करना है वर्ल्ड को, अगर हम बीइंग पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड को कम्पीट करें, तो हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ना सिर्फ बल्कि चाइना की एजुकेशन सिस्टम, यानी कि लिटरेचर कोई भी हो, हमें उसे अडॉप्ट करके पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो न्यू इनोवेशन की तरफ जा सकें कि हिस्ट्री आखिर क्या रही, सही हिस्ट्री क्या रही, हमारी कंट्री में हिस्ट्रीज किस तरह पढ़ाई जाती हैं, और वर्ल्ड यानी कि वेस्ट का मीडिया इसको इस हिस्ट्री को किस तरह देख रहा है। कि बहुत सारे यानी कि हिस्ट्रीज पे बहुत सारी बुक्स बनती हैं अलग अलग ऑथर की, चाहे वो इंडियन ऑथर है, हर इंसान की मतलब अपनी अपनी एक स्टोरी होती है, तो वो इस जंग को वो किस तरह देख रहे थे, इस हिस्ट्री को वो किस तरह देख रहे थे, तो वो सब जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सब उसको पता होना चाहिए कि आखिर क्या है। अगर वो पाकिस्तानी निसाब को ही सिर्फ पढ़ेगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि चेहरे मतलब सिर्फ एक ही आईना देखेगा और उसको बाहर की चीज़ों का कुछ समझ नहीं आएगा कि आखिर क्वेश्चंस किस तरह करने हैं, मतलब क्वेश्चंस करने के साथ साथ आप इनोवेशन की तरफ किस तरह जाना है ताकि बेहतरी की तरफ आ सके, और बुनियाद हम अपने आने वाली नस्ल की किस तरह अच्छे तरीके से रखकर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करके उनको अच्छा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके किस तरह हम अपनी सोसाइटी को ग्रो कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये नहीं है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बल्कि हमें हर तरह का लिटरेचर पढ़ना चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं कि अगर ये इस तरह की रिपोर्ट्स
आती हैं, तो मेरे ख़्याल से इंडियन एजुकेशन को उन्होंने अडॉप्ट करने का कहा, क्योंकि वो अलग ही सिविलाइज़ेशन है, मतलब एक कल्चर है। हम उधर से ही आए हैं, बरसगीर पाक व हिंद, जब सबसे बड़ी पार्टीशन थी पाकिस्तान और इंडिया की, तो आज दिल भी दुखता है कि हम एक ही लोग हैं। आज इस स्ट्रीम पे अगर हम साथ बैठे हैं, एक ही लोग जो हैं वो रह चुके हैं, और दुख भी होता है। लेकिन ये है कि हम आपके लिए भी अच्छा सोचते हैं, आप लोग हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। इन नफ़रतों को ख़त्म कर देना चाहिए। क्या इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हम एक इंडियन ऑथर की बुक पढ़ लेंगे, इसमें क्या कोई हमारी अपनी कोई वो जो कल्चर है वो क्या ख़त्म हो जाएगा, या कुछ इस तरह हमारी नफ़रतें और जो है वो परवान चढ़ेंगी, या फिर हम उनसे मोहब्बत करने लगे। पता नहीं क्या सोच रख के लोग जो है वो किताबों से भी अब जो है वो नफ़रत करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम हर तरह के लिटरेचर को पढ़ें। इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि भाई इंडियन है तो मैं क्यों पढ़ूँ, या इंडियन ऑथर ने लिखा है तो मैं इस तरह का लिटरेचर ऐसे वैसे तो क्यों करूँ। तो हर तरह की चीज़ को आपको पढ़ना चाहिए और नॉलेज रखनी चाहिए। तो बस मैं ये कहूँगी, और हमें काफ़ी चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है। देखिए, हम सब में सबसे नई आप ही हैं, यू आर द न्यूएस्ट वन अमंग ऑल ऑफ अस। तो हम सब तो ऑलमोस्ट मिडिल लाइफ में हैं। आपके व्यूज़ जान के बहुत अच्छा लगा, और ये प्रोग्रेसिवनेस होनी चाहिए, इतनी ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा बोला आपने रिभा जी। जी मुजफ्फर भाई। जो जी, अभी मैं देख रहा था कि हमारा दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसकी रैंकिंग दुनिया में कौन से नंबर पे है। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो नस्ट है पाकिस्तान की, वो 334वें नंबर पे है दुनिया में। 334वें नंबर पे है हमारी जो पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है। उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो एजुकेशन का मेयार किस तरह का होगा। तो ये इस चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है कि हम वर्ल्ड में हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसे। 334 भाई, और बाय द वे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी रैंकिंग। अगर वर्ल्ड में 334 है तो इट्स वेरी 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 हाई रैंकिंग। तो सही ये अब किसका है ये देखना पड़ेगा, मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन का है, क्यूएस वर्ल्ड का है, किसका है ये देखना पड़ेगा। तो रैंकिंग का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। 5-6 क्राइटेरिया होते हैं, पब्लिकेशन और एक बच्चे पे कितने प्रोफेसर हैं और कितने पेटेंट्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें रहती है। तो ये जो अब आप रैंकिंग बता रहे हैं, ये अगर है तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। तो जैसे मेरी जो यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ इंडिया में है कि आपको अगर प्रोफेसर बनना है तो एक हमारे यहाँ क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, उसको नेट कहते हैं, NET। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो PhD किया है तो ही आप प्रोफेसर बन सकते हैं। मगर उसमें एक क्लॉज ये है कि अगर आपने दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी से PhD किया है तो फिर आपको नेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कभी नेट नहीं दिया, मेरी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 125 है या 123 है, हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने PhD किया है, या 150 ऐसे ही कुछ है। इट्स अ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये कोई वो चीज़ नहीं है, हालांकि वर्ल्ड रैंकिंग से कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इट्स समथिंग टू, अगर आप 300 में हैं तो इट्स अ गुड थिंग। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है हमारी। हाँ वो कोई बात नहीं, पर वो रैंकिंग किसकी है, क्यूएस वर्ल्ड की है या THES की है, किसकी है, ये जरूर देखिएगा। चलिए, तो रोहित भाई, मुजफ्फर भाई से एक बार फिर शुरू करते हैं। मुजफ्फर भाई ये बताइए कि बच्चों के स्कूलों के लिए भी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो फिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा मतलब कहाँ जा रहा है? जो या टैक्स का पैसा है या जो लोग कमा रहे हैं, क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी नहीं खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं खुल रहे हैं? देखिए, स्कूल वगैरह तो हैं पाकिस्तान के अंदर, स्कूल वगैरह हैं, लेकिन वो आम बंदे की पहुंच से दूर हैं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं डिस्कस कर रहा था अपने दोस्त के साथ, तो ये बता रहे थे कि फैसलाबाद के अंदर एक ऐसा स्कूल भी है कि जहां पर तकरीबन 2 लाख के करीब फीस है। अब अंदाज़ा करें 2 लाख रुपए माहाना अगर किसी स्कूल में फ़ीस होगी, तो वो भी तो लोग हैं जो अफोर्ड कर रहे हैं, वो भी हैं। लेकिन जो आम बंदा है, हमने जो देखना है कि मोस्टली जो पाकिस्तानी लोग हैं जो इस वक्त अपने घर का सर्कल नहीं चला पा रहे, जो बिजली के बिल, सब्जी और दीगर जो मामलात हैं उनमें ही उलझे हुए हैं, तो वो कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। उनको तो
उनके पास तो बिल्कुल भी कोई इतनी गुंजाइश नहीं कि वो अपने सारे अखराजात को मुकम्मल करके इतने पैसे बचा लेंगे वो बच्चे की तालीम पूरी कर सके। तो लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, आप जैसे आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास तो सैलरी देने के लिए, अपने लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो अभी हमने ये देखा कि जो हमने IMF से कर्जा लिया या हमने जो अभी UAE के देने थे पैसे या सऊदी अरब के देने थे या चाइना के देने थे, वो उसके पैसे नहीं हमारे पास। तो गवर्नमेंट देखिए, पैसा तो तभी आता ना जब आपके मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आए। तो पाकिस्तान के अंदर तो इन्वेस्टमेंट तो कोई आ नहीं रही, और जो हमारी अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है वो वैसे की वैसी बंद पड़ी है। तो ये सारा एक मौशी बहरान है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त आया हुआ है। जब तक ये सर्कल मुकम्मल तौर पे नहीं चलेगा तब तक पैसा नहीं आएगा। तो ये एक मौशी मामला है पाकिस्तान का। उसके ऊपर अभी हम देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट काम तो कर रही है, लेकिन काम ये वही कर रही है कि जो एक जंगल के अंदर सबने फैसला किया था कि जी शेर को हटा के किसी और को बादशाह बना दिया जाए, तो वो किसी ने बोला कि जी बंदर को बना देते हैं। तो बंदर को जब बादशाह बना दिया गया उस जंगल का, तो लोमड़ी के बच्चे कोई उठा के ले गया। तो लोमड़ी शिकायत लेके आई कि जी बादशाह सलामत मेरे बच्चे को उठा के ले गया। तो बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जा रहा, दूसरे दरख्त से तीसरे पे, ऐसे कभी उधर छलांगे लगा के जा रहा हूँ। लोमड़ी नीचे खड़ी देख रही क्या ये बादशाह सलामत क्या कर रहे हैं। तो वो उसने बोला बादशाह सलामत मेरे बच्चों का तो कुछ करे और मैं क्या करूं, मैं इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ, कभी मैं उस दरख्त पे जा रहा हूँ, कभी उस दरख्त पे जा रहा हूँ। तो हमारे भी यहाँ इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो लोग हैं जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं, वो उनकी कहने के तो मीडिया के ऊपर कभी वो कोई मिनिस्टर आके बोलता है जी हम ये कर रहे हैं, कभी कोई मिनिस्टर आ जाता है वो बोलता है कि जी हम ये कर रहे हैं, कभी हो जाता है तो अगला आके बैठ जाता है। 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और बताते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो करें, लेकिन अमली तौर पर मुल्क के अंदर हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि हम बोले कि जी हमारी जो है वो इकानमी बेहतर हो रही है, हमारे जो है वो जी एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है, हमारे जी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, हमारे जी जो बंद हमारी जो फैक्ट्रीज का कारखाने हैं वो उनको चलाने के लिए कुछ काम हो रहा है, कुछ टैक्स रिफॉर्म के ऊपर काम हो रहा है, कुछ हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इनकी आनियाँ जानियाँ एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं, तो यही काम हो रहा है। तो हमें खुद नहीं पता कि जो ये इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है बिजली के बिलों की मद में या टैक्सेस की मद में या दीगर जो जगहों से हासिल किया जाता है वो किधर जा रहा है। तो आज मैं एक पाकिस्तानी मिनिस्टर के एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहा था हज़ारों जो अरब डॉलर हैं वो हमारे पास जो इदारे हैं जैसे PIA है, हमारे पास रेलवे है, हमारे पास इस तरह के दीगर जो स्टील मिल है, ये बहुत लॉस में जा रहे हैं, तो हम वो लॉस ही नहीं कवर कर पा रहे। तो ये अब इनका प्लान है कि इनसे जान छुड़ाई जाए ताकि ये जो इतना लॉस हो रहा है वो उस पर कमी की जाए। लेकिन सवाल ये आपका वैलिड है कि जो कुछ बाहर आ रहा है वो जा किधर रहा है। तो इसके ऊपर ज़्यादा हम आपको पता है कि बात नहीं कर सकते, हम इससे मुस्कुरा सकते हैं। मैं भी पहले आपका सवाल सुन के सबसे पहले मैं मुस्कुराया था, मेरी तरफ देखे, फिर रिबाहा भी मुस्कुराई थी। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि हाँ, तो रिबाहा जी से पहले मैं सॉरी मुजफ्फर भाई, मुझे फोन आ गया था, तो मैं रोहित दादा से जानना चाहूंगा। रोहित दादा, मुजफ्फर भाई तो ये बता रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम ना तो इनके मिनिस्टर्स की प्रायोरिटी है, ना तो एजुकेशन सिस्टम इनके समाज की प्रायोरिटी लग रही है। तो फिर क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप पाकिस्तान का? बच्चे जो हैं वो 2.5-3 करोड़ शिक्षा के एक्सेस से बाहर हैं, शिक्षा उनको मिल ही नहीं रही है। तो फिर वो बच्चे 2.5-3 करोड़ जब वो बड़े होंगे 15-20 साल बाद, वो क्या करेंगे? नहीं, क्यों होगा उसमें प्रायोरिटी क्यों होनी चाहिए? इनकी प्रायोरिटी बेसिकली, अच्छा हाँ, वो प्रायोरिटी, उनकी प्रायोरिटी क्या है? उनकी प्रायोरिटी ये है कि फार्म हाउस कैसे बने मेरा, उनकी प्रायोरिटी ये है कि पापा जॉन्स के पिज़्ज़ा आउटलेट्स कैसे खरीदूं US में, उनकी प्रायोरिटी ये। जैसे ही प्रायोरिटी पढ़ाई लिखा के सस्ता सामान कैसे मिलेगा, पढ़ा लिखा के सस्ता सामान कैसे मिलेगा, उनको पर इनके जो वडेरे हैं उनकी क्या प्रायोरिटी है?
इनके जो जमींदार है उनकी क्या प्रायोरिटी है? भाई इन्होंने बताया ना कि सस्ते में सामान मिल जाता है, वो पढ़ लेगा तो पैसे मांगेगा, वो ज्यादा मांगेगा, वही है, प्रायोरिटी नहीं होगी। देयर इज प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम सबको पता है कि क्या है, कहाँ है, क्या पोजीशन है, कोई भी उसको एड्रेस नहीं करना चाह रहा। क्यों नहीं एड्रेस करना चाह रहा? इसीलिए नहीं एड्रेस करना चाह रहे क्योंकि एड्रेस कर दिया एक बार तो प्रॉब्लम होगी, वो नहीं चाहता कोई भी। एड्रेस कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, और ठीक हो गया तो फिर लफड़ा है। इसलिए ठीक कोई नहीं चाहता कि ठीक हो, क्योंकि इसी से तो काम चल रहा है, इसी से तो कमाई आ रही है। ये प्रॉब्लम। ठीक ठीक जिन्होंने ठीक करना वही तो असेंबली में बैठे हैं, वही खराब कर रहे हैं, तो ठीक कौन करेगा? राइट। अच्छा रिबा जी, आप ये बताइए कि जब आप स्कूल में थी, मेरे ख्याल से आपको तो स्कूल से निकले हुए आप मुश्किल 10-15 साल ही हुए होंगे, तो आप लोग क्या पढ़ते थे? 8 साल हुए हैं, नहीं हाँ 10 साल हुए सर, सॉरी। रिबा जी बड़ा ही नहीं होना चाहती। सर 10 साल हुए, क्या हो गया आप क्यों मुझे तो और मैंने जो है क्या ही उतना कहा नहीं था भैया, मैंने एक वाइल्ड गेस लिया कि आप 10-12 साल पहले स्कूल गई होंगी, तो आप हमारे लोग में तो बहुत ही, ठीक है, आगे मैं तो बहुत पुराना हूँ, मैंने तो 98 में लास्ट बार स्कूल गया था, मैं फिर यूनिवर्सिटी चला गया। रोहित दादा आप कब गए थे लास्ट टाइम स्कूल? सर मैं 98 में पैदा हुई थी। लो भाई अब हम लोग आत्महत्या कर लें। कब गए थे रोहित दादा आखिरी दफा? 94 में। 94 अच्छा। में मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में चला गया था। तो आप सब मुझसे छोटे हैं फिर। आप कब गए थे? मैं 88 में मैंने कॉलेज में एडमिशन ले 89 में। हाँ तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया 99 में। 10 साल छोटे हैं हम, 10 साल पीछे हैं हमसे। नहीं तो मैंने 1 साल का ड्रॉप भी लिया था, मतलब +2 करने के बाद यार चलो 1 साल आपको दे दिया, 9 साल मान लो यार, ऐसे क्यों टेंशन ले रहे हो? 1 साल की टेंशन ले रहे हो यार आप बेकार में। चलो दिया आपको 1 साल, ठीक है। तो रिबा जी आप जब स्कूल जाती थी तो क्या पढ़ती थी? आपने सरकारी स्कूल से शिक्षा ली है कि प्राइवेट स्कूल से, और हिंदी मीडियम से, उर्दू मीडियम से या अंग्रेजी मीडियम से? हिंदी मीडियम यहाँ से फिर कहाँ पे आ गया? और उर्दू मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम। बाकी सर हिंदी मीडियम कहाँ से आ गया? वो एक बात है कि हमें हिंदी बोलनी आती है थोड़ी। बोलती आप हैं उर्दू हैं, बोलती आप जो है वो हिंदी है, लेकिन आप उसको कहती उर्दू है। हाँ चलिए मैंने तो, कब कहा है सर बोलती? मैं नहीं बोल आपने नहीं कहा, मेरे क्वेश्चन के अलावा सब चीज का जवाब दे दीजिएगा। तो मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? आप मुझसे लड़ाई क्यों है? लड़ाई नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। आपने हिंदी उर्दू की जो है बात छेड़। सर अगर आप रिक्वेस्ट करना ऐसा है तो मुझे बताइए आपका लड़ाई करना कैसा होगा? बताइए। ऐसे ही हम लड़ाई भी ऐसे ही करते हैं। हाँ भाई नहीं ये जो उनके स्टूडेंट है ना, उनसे पता चलेगा कि डॉक्टर साहब कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। मैं बड़ा सज्जन आदमी हूँ, मैं बड़ा सज्जन आदमी हूँ, मैं डांटता तक नहीं। स्टूडेंट हम लोग आपके अभी स्टूडेंट। आप ये बता दीजिए अल्लाह के लिए कि जब आप स्कूल में गई थी क्या पढ़ी थी? अच्छा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने एक बार सर से ना, मेरा पेपर था, मैंने सर को ना, मुझे एक वो सवाल का वो नहीं पता चल रहा था, तो मैंने सर को फोन किया। मैंने कहा सर इसका क्या जवाब होगा? सर ने मुझे एक बार समझाया, कोई आवाज ड्रॉप होगी, सर को दूसरी बार भी समझाना पड़ गया। देखो रे बाहर तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मैंने कहा सर मैंने कहा और वो मुझसे समझ रही थी जर्नलिज्म वाले सब। कोशिश नहीं की फिर मैंने। इन्होंने क्वेश्चन मुझसे जो किया था वो लॉ से रिलेटेड नहीं, इनको लग रहा है मुझे जर्नलिज्म भी आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है। इनको AKW भैया, इनको EKW, और हम इंडिया वालों को BKW। AKW याद है ना आपको रिबा जी? जी क्या सब याद है सर। अल्लाह का वास्ता। हाँ भैया आपको अल्लाह का वास्ता। आप जो है ये बता दीजिए कि स्कूल में क्या पढ़ रही थी? सर मैं किताबें पढ़ी थी सर। ओए होए ये खेल खत्म हो गया, आंसर आ गया, किताबें पढ़ रही थी। हो गया जी, चले जी प्रोग्राम बंद करें। किताबें पढ़ रही थी, हम लोगों ने सोचा कि ये पेड़ पत्ते न पढ़ डाले इन्होंने। भाई किताबें पढ़ रही थी भाई। ओए ओए यार मैंने ना वो एक देखा था पाकिस्तान पे, सुनिए तो एक वो है यार जिनकी डेथ हो गई, आमिर लियाकत, उनका एक शो था, उसमें ना एक महिला आई थी, तो वो उनसे पूछता है कि आपका IQ कितना है, तो बोलता है मैं IQ हूँ यहाँ पे।
बोलती है मैं यहाँ पे बस पार्टिसिपेशन करने आई हूँ। तो कह रहा है मैं आईक्यू पूछ रहा हूँ, आप बता रहे कि मैं आईक्यू हूँ। ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही लोग हैं क्या? मैंने कहा आपने क्या पढ़ा, करी किताबें पढ़ी? भाई रिवाज जी, आज आपने जो है ये चैनल हिट हो जाना, आज मुझे कल ही 1000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे जो ज्ञान दिया आपने। अरे सब्जेक्ट के नाम पे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर 1 लाख 1000 तो मिल हाँ, गया सर। बाइबल को लेके आपका दिल बड़ा है। अच्छा बता दिए सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके भैया, और इंग्लिश मीडियम था कि उर्दू मीडियम था? सर आवाज ये नहीं आ दोनों रही, सारे स्टक हो गए। नहीं सर नहीं, मैं मेरी तो इंग्लिश बिल्कुल ठीक मीडियम हूँ। नहीं उर्दू मैं भी ठीक था भाई। मीडियम में। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, उर्दू मीडियम में पढ़ी है? पहले ये बता दें भैया, ये क्वेश्चन पूछ पूछ के जबड़ा दर्द हो गया मेरा। सर हाफ मैं इंग्लिश में पढ़ी हूँ, हाफ मैं उर्दू मीडियम में पढ़ी हूँ, यानी कि मैंने 8 क्लास तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ और 9 10th मेरी उर्दू मीडियम में थी। और एट उसके आपने अलावा फिर एट फर्स्ट ईयर आपने एट आपने उर्दू मीडियम से पढ़ी है, 9 10 11 12 आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है इंग्लिश में? इंग्लिश मीडियम में। सर सुनना ही नहीं चाह रहे आप मेरी बात। 8 क्लास तक सर मेरी इंग्लिश मीडियम थी, उसके बाद जो है वो उर्दू मीडियम था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी उर्दू मीडियम वाला सीन था, और बाकी और क्या तो बोला? यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर सारी। अरे स्कूल पे रहिए तो आपके सब्जेक्ट क्या क्या हुआ करते थे स्कूल में? मॉरल साइंस पढ़ाते थे आपको? सर मेरा फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में मॉरल पढ़ाया। ये कौन सा फर्स्ट ईयर है? कॉलेज की बात ही नहीं करो, मैं तो यूनिवर्सिटी का पूछा था ना। अरे स्कूल का पूछा था। रिवाजी फ्रीज हो गई हैं। अरे वो 11th को सर फर्स्ट ईयर ही इंटरनेट बोल बहुत देते खराब हैं है ये लोग। यहाँ पर, मैं क्या करूँ। हाँ, Never पढ़ाई लिखाई forget। की बातें हो रही हो तो खराब होना ही था। अच्छा आप ये बताइए कि आपका जो जो स्कूल है वो लड़के लड़कियों का एक साथ था या अलग अलग था? सर मैं जब मैं स्कूल में थी तो मैं कभी भी जो है वो को में नहीं पढ़ी, और उसके अलावा जो है वो स्कूल था मेरा सेपरेट था, लड़की और लड़के का। तो वही तो बता रही हूँ कि गर्ल्स ही थी सिर्फ हमारे हमारे दादा आपका बैच स्कूल, में। कोई बात नहीं, मेरा भी बॉयज स्कूल था। दादा आपका कोएड था या लड़के लड़के अलग अलग या वो अलग अलग थे? नहीं भारतीय सर मैं विद्या भवन कोएड स्कूल है। अच्छा आप कोएड में थे। सर मेरी बात और सुने, मैंने पहली बार को में आके बात सुने सर। मैं पहली बार को में आई थी जब मैं यूनिवर्सिटी आई थी, वो भी मैंने जिद की थी घर वालों से कि मैंने जो है इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। नहीं लड़कों की वजह से नहीं कहा था, लेकिन ये है कि वो स्कूल मतलब मुझे यूनिवर्सिटी बहुत पसंद थी। वो तो हमें जब मैं पता आई है, थी आपने जब मैं लड़कों की लड़की वजह से लड़के नहीं को बोला देखती था। थी मैं कहती थी ये लोग क्या इकट्ठे कैसे बैठ जाते हैं। मम्मी डैडी बच्ची थी मैं। अच्छा और बहुत ज्यादा। जफर भाई आपका जो स्कूल था कोएड था या अलग अलग था? हमने जो है ना, नहीं हमारे दौर में उस वक्त को एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं थी। और ये था कि हमारे स्कूल से तकरीबन 200-300 मीटर दूर लड़कियों का स्कूल था। तो हम लोग फिर छुट्टी के वक्त इकट्ठे हो जाते थे खड़े होने के लिए जो वहाँ पर। तो ये ऐसे होता था। हमें अभी भी जो, क्योंकि मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है, कच्चे के इलाके का, जहाँ आज भी डाकू राज है, तो मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ। तो आपको पता है कि वो वहाँ पर तो अभी भी जो हालात इसी तरह के, को एजुकेशन जो है ना वहाँ पर नहीं है अभी भी। तो आप बात कर रहे थे इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम की, तो हमें तो एबीसी भाई 6 क्लास में जाके बताने, उन्होंने बताया कि एबीसी लिखाना 6 क्लास में शुरू किया। तो हाँ, कौन इंडिया सी में भी आप? यही होता है। इंडिया में भी यही अच्छा। होता है, जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हो क्लास 6 इंग्लिश सीखते हैं। जी इंडिया में भी था। मैंने चूंकि ना मेरा स्कूल जो क्लास 4 तक था, 5 तक तो हम लोग कोएड में थे। फिर जब मैं 6 7 8 में आया तो फिर लड़कियां अलग हो गई। जो मेरा स्कूल था बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसका नाम था बीटीएस। और उसके बाद जो मैंने 11 12 करी उसका नाम था क्वींस इंटर कॉलेज। दोनों अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए स्कूल थे, तो बड़े प्रेस्टिजियस है, लेकिन हिंदी मीडियम थे दोनों। तो हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र रहे, और हमारे यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम में लड़कियां पढ़ती थी वो हम लोग से बात ही नहीं करती थी। हम लोग कहते थे हिंदी मीडियम वाले, तो आधा तो हम लोग का कॉन्फिडेंस यही गिर गया था। कह रहे नहीं वैसे। तो चलिए, आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आशा करते हैं कि आप लोग का एजुकेशन सिस्टम जो है वो
बहुत अच्छा करेगा। रिभा जी जैसी ब्राइट और मेधावी जो छात्राएं हैं और मुजफ्फर भाई जैसे एक सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति जो हैं वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं पाकिस्तान के सभी लोगों को इसके लिए अभी से अग्रिम बधाई देता हूं कि वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचें, तो वाकई में वर्ल्ड क्लास है, टॉप क्लास है। और अरब में भी पढ़ाया जाता है, बाय द वे, अगर नहीं पता हो तो, जो अरब में कई बच्चे होते हैं इंडिया के, वहाँ भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम चलता है। रोहित दादा, आपने हमें ज्वाइन किया इसके लिए। कतर में, हाँ जी, कतर में, कतर। तो आपने हमें ज्वाइन किया रोहित दादा दिल्ली से, गाजियाबाद से, क्षमा कीजिएगा, और मुजफ्फर भाई ने हमें ज्वाइन किया फैसलाबाद से, जिसका पुराना नाम लायलपुर है, और रिबाहा जी ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। तो फिर इसी के साथ आज की कार्यक्रम और सभा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे सबके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कई बार आप चैनल देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप चैनल को फिर आपके घर में जरूर। अभी कोई आ गया, अभी घर में, अब बंद करें।